नमस्कार स्टूडेंट। यूट्यूब पे यह मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो होने वाला है। खास करके वह स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, एमपी सेट की और सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं यह एक चीज़ बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू हैं उनके लिए मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ स्वयं भी। तो मैंने स्वयं पढ़ने के लिए जो नोट्स बनाए थे, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा किए जाएं, क्योंकि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं जूलॉजी के, उनके लिए कोई भी ऐसी कोचिंग संस्था नहीं है जो कि सिलेबस कवर करवा रही हैं, और ना ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल से है जो कि कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। मैं स्वयं भी पढ़ने के लिए बहुत परेशान हुई, तो मैंने अलग अलग बुक्स से डाटा तैयार किया और स्वयं पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी उपलब्ध करवा दूँ। तो अगर आप लोगों को कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो वाला टॉपिक करवा दूँगी। और आज हम जो टॉपिक मैंने तैयार किया है वे कुछ इस प्रकार से हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट होता है बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो हम उसी यूनिट से फर्स्ट टॉपिक लेंगे, बायोमोलिक्यूल से क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पश्चात हम इनके एमसीक्यू भी लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा दूं कि किस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे। ये इस प्रकार से नोट्स हैं और ये पीवाईक्यू भी हैं। जो जो टॉपिक कवर करेंगे उसी टॉपिक के पीवाईक्यू लिए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपने सोचा होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी, वे हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कैसे होती हैं, तो हम ये सोचने वाली एक चीज़ हो जाती है। तो जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जीवाणु कहते हैं। वे अपना कार्य करते हैं और उससे ही हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो हम इसे साइंटिफिक परिभाषा के रूप में इस प्रकार से इसका परिचय है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, वे कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किसी कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा संरचनात्मक और क्रियात्मक भूमिका निभाते हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर भी प्रदान करते हैं और कार्य भी करते हैं। ओके, वे क्या कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, सेलुलर पूल क्या है, सेलुलर पूल की हम सरल परिभाषा देखेंगे। कोशिका के अंदर उपस्थित किसी पदार्थ जैसे आयन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी आदि का कुल उपलब्ध भंडार क्या कहलाता है, सेलुलर पूल। इसकी सरल डेफिनेशन इस प्रकार से है, कोशिका के भीतर उपस्थित विशेष जीवाणु, कैसे जीवाणु, विशेष आयन ऊर्जा स्रोत का कुल संग्रह कोशिका पूल कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सजीव पदार्थ में तत्वों का प्रतिशत। सजीव पदार्थ में तत्वों का प्रतिशत मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम किसका लेंगे, मानव शरीर का। ओके स्टूडेंट, तो मानव शरीर में कुछ प्रमुख तत्व से बना होता है, तो हम उन तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बहुत सारी जो साइंस से रिलेटेड वैकेंसी होती है उनमें पूछे ही जाते हैं इनके प्रतिशत, क्योंकि वो सरल सरल क्वेश्चन नहीं देते हैं, आजकल बहुत टफ पूछता है, तो हमें डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 65% होती है। और इनका महत्व क्या है, जल व जीवाणु का मुख्य घटक है। ओके, कार्बन कितना है, 18%। सभी कार्बनिक यौगिक का आधार होता है। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 10%। ठीक है, जल व कार्बनिक अणु भी हाइड्रोजन से बने होते हैं। ओके, तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हमारे शरीर में कितना प्रतिशत होता है,
3% होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ओके नहीं, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल में महत्व रखता है। कैल्शियम कितना प्रतिशत होता है? 1.5% होता है, जो कि हमारी जो हड्डियाँ और दांत में भी कैल्शियम पाया जाता है। और फास्फोरस 1% होता है, जो कि डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वे क्या से बनी होती है? फास्फोरस से बनी होती है। और आरएनए डीएनए का ही एक स्ट्रैंड वाला जो होता है, जिसमें सिर्फ शर्करा का डिफरेंस होता है। ओके, तो ये भी फास्फोरस महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे अन्य पदार्थ कौन कौन से हो गए? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इनका कितना प्रतिशत होता है? इनका प्रतिशत होता है 1.5%। ये एंजाइम तंत्रिका कार्य आदि। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिलकर लगभग 96% शरीर बनाता है। कितना प्रतिशत? 96%। ये एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हें मुख्य मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, प्रमुख तत्व। चलो हम आगे अब पढ़ते हैं निर्जीव पदार्थ। जैसे नॉन लिविंग में हम किसका देखेंगे? पृथ्वी की पपड़ी का। ओके, पृथ्वी की पपड़ी में एलिमेंट्स का प्रतिशत कितना होता है? ओके स्टूडेंट, तो पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी जिसे कि क्रस्ट कहते हैं, है ना, उसमें इनका प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का 46% होता है और सिलिका 28%। और सबसे कम क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम 2%। ओके स्टूडेंट, ये 3 चीज़ तो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं। सजीव व निर्जीव में मुख्य अंतर। सजीव निर्जीव में हम मुख्य अंतर देखेंगे कि जो सजीव का शरीर होता है उनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जबकि निर्जीव में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। ओके स्टूडेंट, और जो सजीव होते हैं उनमें जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनमें खनिज व अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। और सजीव में क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और इनकी मात्रा भी अधिक होती है, जबकि निर्जीव में ऑक्सीजन और सिलिकॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कौन। ओके, और ये ओसी। ओके, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। सजीव पदार्थ कार्बन आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन आधारित होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है, पर जीव में कम होती है। ओके स्टूडेंट, और हम ट्रिक से इसको याद कर सकते कौन, है ना। तो कौन तत्व जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे जो जीवन के लिए है वे अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो और मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी सूक्ष्म जीवाणु और स्थूल जीवाणु। इसको दीर्घ जीवाणु भी कहते हैं, स्थूल को। ओके स्टूडेंट, तो हम इनकी परिभाषा देखते हैं। वे जीवाणु जिनका आणविक भार कम होता है और जो प्राय सरल संरचना वाले होते हैं। इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है? सरल होता है। ओके, या वे खनिज तत्व जिनका शरीर को कम मात्रा में, जैसे पर डे कितना होना चाहिए? 100 ग्राम में आवश्यकता होती है। और इनका जो आणविक भार कितना होता है? इनका आणविक भार 800 से 1000 डाल्टन तक होता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और माइक्रो के बाद हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की परिभाषा कैसी है? वे जीवाणु जिनका आणविक भार अधिक होता है। इनका आणविक भार कम होता है क्योंकि ये माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं, और इनका आणविक भार अधिक होता है, तो अधिक होता है और बड़े, जटिल तथा बहुलक प्रकृति के होते हैं। ओके, कैसे? पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं, जिसे बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो इनका आणविक भार भी अधिक होगा। तो इनका आणविक भार कितना है? 1000 से 10,000 डाल्टन तक। और हमारे शरीर में इनकी मात्राएं कितनी होती है पर डे? इसकी मात्रा की आवश्यकता 100 ग्राम तक होती है प्रतिदिन। ओके स्टूडेंट, चलो हम आगे और देखते हैं।
सूक्ष्म जीवाणु और स्थूल जीवाणु में हम अंतर देखते हैं तालिका के आधार पे। तो इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है और इनका बड़ा होता है। इनका आणविक भार कम होता है, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, और जो मैक्रो होते हैं उनका अधिक होता है। संरचना किसकी सरल होती है, जो सूक्ष्म होते हैं उनकी संरचना सरल होती है, और जो स्थूल होते हैं यानी मैक्रो, उनकी संरचना कैसी होती है, जटिल होती है, क्योंकि उनका आणविक भार भी ज़्यादा होता है। बहुलक प्रकृति, जो कि पॉलीमर प्रकृति इनमें नहीं पाई जाती क्योंकि छोटे होते हैं, और इनमें बहुलक प्रकृति पाई जाती है। उदाहरण, इनके जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन पे स्टार लगा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके जो उदाहरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल होते हैं। ओके, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल से के प्रोटीन, स्टार्च, डीएनए होता है। ओके, घुलनशीलता के आधार पे देखते हैं तो जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि छोटे होते तो घुल जाते हैं। ओके, और ये अघुलनशील होते हैं, क्लाइड, गाढ़ा, मतलब गाढ़ा, जैसे कि अपन मक्खन बोल सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो गाढ़ा होता है। ओके, और इसके उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए ये प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में डाल दिए जाते हैं, और उनमें से अपने को छांटने रहते हैं कि इसमें से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल से है और कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल से है। तो इसके उदाहरण में जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में देखते हैं मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड होते हैं, जबकि इसमें प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल जैसे डीएनए, आरएनए होते हैं। ओके स्टूडेंट, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, विशेष तथ्य, हम एग्जाम के पर्पज से हम इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं। सूक्ष्म अणु मिलकर स्थूल अणु बनाते हैं, मतलब जो छोटे अणु होते हैं, जैसे ग्लूकोज छोटा होता है तो ये मिलके क्या बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा, तो ये बड़ा अणु हो गया। ओके, तो इस प्रकार से छोटे छोटे अणु मिलके बड़े अणु बनाते हैं। ओके, अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनाते हैं। मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। अब हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो जो कार्बनिक बायोमोलिक्यूल्स है वे होते हैं जिनमें कार्बन के तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, कार्बन किसी भी रूप में पर कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसकी साइंटिफिक परिभाषा हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वे अणु जिनमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होता है और सामान्य कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अकार्बनिक जीवाणु, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, वे अणु जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। ओके, कार्बन मुख्य तत्व नहीं होता है। मुख्य अंतर तालिका के रूप में। ठीक है, इसको कार्बनिक अणु, अकार्बनिक अणु, तो मुख्य तत्व कार्बनिक, इसमें कार्बन कार्बन अनिवार्य होता है, इसमें कार्बन की आवश्यकता नहीं होती, संरचना जटिल होती है एवं बड़े अणु होते हैं, जबकि इनकी संरचना सरल और छोटे अणु होते हैं, और कार्बन बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन कार्बन का भी पाया जाता है, जबकि यह सहसंयोजक होते हैं। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल अकार्बन में खनिज, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आईएमपी हैं, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस टाइप से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। और इनके एग्ज़ाम कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल हैं। ओके स्टूडेंट, ऊर्जा स्रोत में प्रमुख स्रोत होता है, जबकि प्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत नहीं है। ओके, क्योंकि इनमें कार्बन
की आवश्यकता नहीं होती है। जैविक भूमिका, संरचना, एंजाइम, हार्मोन आदि बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, जबकि द्रव संतुलन पीएच को नियंत्रित करता है। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम। सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन होता है। ओके, शरीर का लगभग जल से कितना प्रतिशत बना होता है? 70 से, कहीं कहीं पे ये 70 से 75 दिया है और कहीं कहीं पे ये 60 से 70 भाग दिया है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं। ओके, कार्बनिक अणु बड़े व जटिल होते हैं। अब हम एमसीक्यू देखते हैं इनके। कोशिकीय पुल क्या है? अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कोशिकीय पुल क्या है, तो हम देखते हैं। इन निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोशिका में उपस्थित सभी एंजाइमों का संग्रह, कोशिका में उपस्थित किसी विशेष जीवाणु या आयन का कुल भंडारण, कोशिका में उपस्थित सभी प्रोटीन का संग्रह, कोशिका में उपस्थित केवल न्यूक्लियोटाइड का संग्रह। तो चलो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा बी वाला, क्योंकि आयन और जीवाणु का कुल भंडारण अपन ने पढ़ा था। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल पूल क्या है? ठीक है, अमीनो अम्ल पूल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा भंडारण या डीएनए में? तो इसका आंसर आएगा प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से ही मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड पूल में इसके क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। कोशिका में न्यूक्लियोटाइड पूल का महत्व, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए और आरएनए निर्माण के लिए उपलब्ध न्यूक्लियोटाइड, कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। एटीपी पूल, एटीपी पूल किसके लिए प्रयोग होता है? ऊर्जा का तत्कालीन स्रोत, प्रोटीन संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण या आयन संतुलन। तो हम जैसे कि पता है कि ऊर्जा तत्कालीन देता है। ओके, तो इसका ए आंसर आएगा। आयन पूल, आयन पूल में हम देखते हैं कि आयन कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम या CSIR नेट है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये IMP क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम आयन पूल किस कार्य में सहायक है? तो प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग में, मांसपेशी संकुचन, DNA संश्लेषण या ऊर्जा भंडारण में? तो इसका आंसर आएगा तंत्रिका आवेग और मांसपेशी संकुचन में। ओके स्टूडेंट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य MCQ देखते अपन। कोशिकीय पूल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पोषण और हार्मोन, पर्यावरण और उपापचय दर, रोग अवस्था, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें। ओके, कोशिका पूल की अनुपस्थिति या कमी होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कमी, ऊर्जा संकट, आयन असंतुलन, उपरोक्त सभी। तो हम इसमें उपरोक्त सभी आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स में कुछ MCQ देखते हैं अपन। मानव शरीर में 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? अपन ने ट्रिक से याद किया था कौन। ओके, तो ये 4 प्रमुख तत्व हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत लगभग होता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% होता है। ओके स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मानव शरीर में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? कार्बन कितना प्रतिशत होता है हमारे शरीर में? 18% होता है। हाइड्रोजन का
प्रतिशत मानव शरीर में लगभग कितना होता है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत हमारे शरीर में 10% होता है। नाइट्रोजन का प्रतिशत मानव शरीर में, नाइट्रोजन वाला अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है स्टूडेंट, 3% होता है। मैक्रो और माइक्रो मिनरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? रक्त निर्माण, हड्डियां और दांत मजबूत करना, प्रोटीन संश्लेषण करना या ऊर्जा भंडारण। तो हम जैसे कि जानते हैं हड्डियां और दांत मजबूत करना। ओके। मैक्रो मिनरल्स में से कौन सा है? ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो हमने पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है। ओके, तो कैल्शियम आएगा इसका आंसर। माइक्रो मिनरल्स में कौन सा तत्व शामिल है? आयरन। ओके स्टूडेंट, आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा भंडारण, हीमोग्लोबिन निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करना, कोशिका झिल्ली बनाना। तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में पार्टिसिपेट करता है। ओके। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हम 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो इससे एनीमिया, घेगा रोग, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग। तो हमें पता है घेगा रोग होता है। ओके। जल और जीवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो हमने पढ़ा था 60 से 70%। ओके, ये पूछा जाता है एग्जामों में। जल मानव शरीर में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रक्त में, मांसपेशियों में, कोशिकाओं में, हड्डियों में। तो हमें पता होना चाहिए कोशिकाओं में पाया जाता है। जल का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा भंडारण, पोषण का माध्यम और तापमान नियंत्रण, डीएनए निर्माण, हार्मोन का निर्माण। तो पोषण और तापमान नियंत्रण। ओके। पृथ्वी की पपड़ी, नॉन लिविंग एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हमने अभी अभी पढ़ा था, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन था, तो ऑक्सीजन है इसमें ऑप्शन। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरा सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो सिलिकॉन पढ़ा था हमने, ओशी। ओके, ठीक, याद रखना आप लोग। पृथ्वी की पपड़ी में आयरन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 5%। ओके स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में कैल्शियम का कार्य मुख्य रूप से क्या है? हड्डियों का निर्माण करना, खनिज निर्माण करना, ऊर्जा का स्रोत या प्रोटीन संश्लेषण। तो खनिज का निर्माण करना। ओके स्टूडेंट, किस चीज़ का? खनिज का। पृथ्वी की पपड़ी में प्रमुख ट्रेस तत्व कौन कौन से हैं? ये CSIR नेट के लिए या MP सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसको भी IMP लगा लेना आप लोग। पृथ्वी की पपड़ी पे प्रमुख ट्रेस तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके ए ऑप्शन आएगा राइट आंसर। आयरन, जिंक वगैरह। ओके। सजीव और निर्जीव में तुलना। सजीव और निर्जीव से अपन कुछ MCQ लगा लेते हैं कि सजीव पदार्थ में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन वाला आएगा? ओके, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। निर्जीव पदार्थ में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें हमने ऊशी पढ़ा था, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन होता है। सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर क्या है? सजीव में सिलिकॉन अधिक होता है? नहीं होता है। सजीव में कार्बन और नाइट्रोजन अधिक होता है। निर्जीव में कार्बन प्रमुख होता है। दोनों में तत्व समान होते हैं। बी वाला ही आएगा शायद। ओके, बी वाला राइट आंसर।
सजीव पदार्थ मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, कैल्शियम। तो कार्बन आंसर आएगा, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ट्रेस तत्व कौन सा है? मतलब सबसे कम लोह, सबसे अधिक पाया जाने वाला बोल रहा है, तो सबसे आयरन। ओके स्टूडेंट। अन्य एमसीक्यू, मानव शरीर में सोडियम पोटेशियम किस कार्य में सहायक होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जामों में, ठीक है, तंत्रिका, आवेग और मांसपेशियों में। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन